हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों एक बार पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टैटिक। दोस्तों इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे हमने डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन करवाया था कि सिलेबस में क्या रहता है, किस प्रकार से इसमें एग्जाम में नंबर या मार्क्स या फिर कह सकते हो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इन सब के बारे में मोटा मोटी बात किया था। और आज हम बात करेंगे दोस्तों मैकेनिक्स स्टैटिक्स। दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक्स का जो पार्ट रहता है वो मैकेनिक्स का है, वो मैंने पहले भी बता दिया। तो यहाँ पे मैंने ब्रॉडली एक बार मैकेनिक्स की डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल्स यानी इसको मैंने समझाया है और किस प्रकार से रहेगा। इसके बाद और भी डेफिनेशंस वगैरह बताऊंगा मैं मैकेनिक्स की, इनके टाइप्स, ब्रांचेज, ऑब्जर्वेशंस, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एंड फिर बाद में आगे बढ़ेंगे इसके जो भी हमारा टॉपिक्स रहेंगे दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले हम इसका जो फंडामेंटल्स हैं यानी कि जो इसकी मूलभूत बातें उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर बाद में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम वगैरह जो सिलेबस में टॉपिक रहेगा उनको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। दैट यहाँ पे मैं जो फंडामेंटल लेने जा रहा हूँ दोस्तों वो इसलिए लेने जा रहा हूँ क्योंकि हमें एक माहौल बना दिया जाएगा या माहौल बना दिया जाए जिससे कि हमें चीज़ या जो स्टैटिक्स है या डायनेमिक्स है या फ्लूइड डायनेमिक्स जो भी हमें 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं वो इंजीनियरिंग के पार्ट के हैं दोस्तों। और जो बच्चा या जो स्टूडेंट, जो साथी, जो कलेक्टर, भावी कलेक्टर्स जो इंजीनियर फील्ड से आता है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट कम रहेगा, लेकिन जो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन उन्होंने भी लगभग कहीं ना कहीं से इसको पढ़ाई है, 11th से इसको पढ़ रहे हैं, 9th-10th से भी इसको पढ़ रहे हैं। दैट यहाँ पे उनके लिए भी ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली, बल्कि यहाँ उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है बिकॉज ऑफ क्योंकि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनको थोड़ा बोरिंग सा फील होगा क्योंकि उन्होंने तो ये बार बार पढ़ा है। बट जो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहेगा उनको ये थोड़ा और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इनको पहली बार पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में और करने में। ठीक है, ज़्यादातर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है दोस्तों मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही लेते हैं। तो इस चीज़ को हमें ब्रेक करना है कि जो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो भी जो आईएएस या यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का जो एग्ज़ाम है उसको भी क्लियर कर सके। 99% इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही जाते हैं दोस्तों। तो इस कंपटीशन को हमें आगे बढ़ाना है क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्लासेस ले रहा हूँ पर्टिकुलरली या फिर कह सकता हूँ दोस्तों मैं जो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और जिन बच्चों को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये क्लासेस बुरी लग रही है या फिर बोरिंग हो रहा है तो स्किप कर सकता है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया नहीं, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा तो आपको लग जाएगा कि मैं क्या कहना जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्तों कि मैकेनिक्स के जो 0 लेवल से स्टार्ट करके हम हाई लेवल का इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है उन तक वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले कि ये शब्द लिखा हुआ दोस्तों ग्रीक शब्द क्या है दोस्तों, ये ग्रीक शब्द है। ग्रीक का मतलब क्या होता है, ग्रीक एक देश है दोस्तों, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक जिसका अर्थ होता है मिसान की। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा दोस्तों, ये ग्रीक वर्ड जिसका अर्थ होता है मिसान की सही दोस्तों क्या बना है, मैकेनिक्स बना है। क्या बना है, मैकेनिक्स बना है। ठीक है, तो मैकेनिक्स होता क्या है, मैंने अलग अलग टाइप की बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी है और भी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं वन बाय वन दोस्तों इनकी डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है डेफिनेशंस की, मैकेनिक्स इज ए साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मटेरियल बॉडीज, यानी कि जो मटेरियल बॉडीज है उनके व्यवहार के अंतर्गत कि अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी कि बाहरी बलों के अंतर्गत ये कार्य करता है या इनके साथ क्या करता है दोस्तों, डील्स करता है। मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज रिलेटिव द सराउंडिंग, यानी कि जो बॉडी है उसके आसपास के एरिया के हिसाब से जो रेस्ट में है बॉडी या मूविंग या मोशन में है उनके बारे में ये बताता है।
ठीक है। फिर बाद में हमें कह रहा है दोस्तों मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी इन स्लेट ऑफ मोशन एंड, या फिर कह सकते हैं एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्सेज, यानी कि दोस्तों कि अगर कोई भी बॉडी है उसका अध्ययन कराया जाता है इन स्लेट ऑफ मोशन, यानी कि एक स्लेट तरीके से मोशन है यानी गति में है कोई भी पिंड, या फिर रेस्ट में है अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्सेज, यानी कि कुछ बलों के अंतर्गत। फिर बाद में ये कह रहा है दोस्तों मैकेनिक्स इज द साइंटिफिक बेडरॉक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी दोस्तों कह रहा हूँ मैं कि जो मैकेनिक्स है तो मैं उसको कह सकता हूँ वैज्ञानिक तौर से ये बेडरॉक का कार्य करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। कैसे कि द बोटमैन टू विंग हिज बोट अक्रॉस ए स्ट्रीम, यानी कि जो बोटमैन नाविक होता है दोस्तों अपनी नाव को स्ट्रीम लहरों के खिलाफ अपने जो बोट है उसको ले जाता है, या फिर एस्ट्रोनॉमर कंसर्ट विद द प्लैनेट्स, फिर मैं कह सकता हूँ द स्पेस टेक्नोलॉजीज कंसर्ट विद द स्पेसशिप्स, द इंजीनियर कंसर्ट विद द इरेशन ऑफ डैम, ऑल हैव टू अप्लाई मैकेनिक्स, ये सभी के सभी दोस्तों मैकेनिक्स के अंदर अप्लाई होते हैं। फिर बाद में कह रहा हूँ दोस्तों मैकेनिक्स इज फिजिकल साइंस, तो यहाँ पे किस प्रकार से दोस्तों देखो तो मैकेनिक्स इट्स रूट्स इन द फिजिकल फिनोमेन विच एक्योर इन नेचर एंड इट्स सस्टेन्ड बाय ह्यूमंस डिजायर टू प्रिडिक्ट, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो फिजिकल घटनाओं का एक जो मूल है दोस्तों को क्या है मैकेनिक्स है, जो नेचर में अपनी जगह घेरता है, और सस्टेन्ड बाय ह्यूमंस डिजायर, यानी कि उनको भविष्यवाणी करने के लिए या परिकल्पना करने के लिए मनुष्य द्वारा ये टिकाया गया है या फिर मांग है उनकी, ठीक है। टू डिस्क्राइब टू कंट्रोल एंड द अंडरस्टैंड सच फिनोमेन, यानी कि इसको डिस्क्राइब करना, अंडरस्टैंड करना, कंट्रोल करना, ये सारी के सारी की घटनाओं का क्या है दोस्तों सस्टेन्ड है बाय ह्यूमंस, ठीक है। फिर बाद में मैं कह रहा हूँ मैकेनिक्स इज ए फॉर्मल साइंस, मैकेनिक्स क्या दोस्तों एक फॉर्मल साइंस है। मैकेनिक्स हैज इट्स ओवन स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स का खुद का स्ट्रक्चर होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स स्टडी, यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम स्टडी करते हैं दोस्तों आर नॉट द रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये वास्तविक रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं रहता है एज दे एग्जिस्ट, जैसा कि वो एग्जिस्ट रहता है दोस्तों, बट द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, यानी जो अमूर्त कंसेप्ट होता है, अवधारणा होती है आइडियलाइज मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन है, और आगे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसको मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ। देखो दोस्तों इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन किस प्रकार है कि मैकेनिक्स इज अप्लाइड साइंस, मैकेनिक्स क्या दोस्तों अप्लाइड साइंस है। और किस प्रकार से देखो मैकेनिक्स इज वेरी मच applicable to industry, defense, social science. It is an essential tools of physics to the engineer, to the space technologist, and to the defensive, and hence assertion that mechanics is applied science and resemble mathematics. दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मैकेनिक्स है इज़ वेरी एप्लीकेबल इन इंडस्ट्री, जो उद्योग धंधे हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूजेबल होती है, डिफेंस में भी होती है, सोशल साइंस में भी होती है, एंड फिजिक्स का ये एक तरह का क्या दोस्तों आवश्यक टूल है, एंड द इंजीनियर टू द स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट एंड टू द डिफेंसिव जिसमें आर्मी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं, जो हथियार होते हैं दोस्तों उनके लिए, ठीक है। देन हैंस द एसरेशन दैट मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल साइंस, यानी कि इसलिए जो मैकेनिक साइंस का प्रतिपादन किया गया, एंड कह सकता हूँ दोस्तों उसको मैथमेटिक्स के अंदर भी जगह मिली है, ठीक है दोस्तों। आगे मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट टाइप्स ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, डेवलपमेंट टाइप्स एंड ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स किस प्रकार से दोस्तों देखो कि डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स किस प्रकार से, द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 3 स्टेज, यानी कि यहाँ पे 3 स्टेज पे इसको
बताया गया है कि किस प्रकार से ये डिफेंस करता है 3 स्टेज पे। कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट है स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकेंड है पोस्टुलेशन ऑफ लॉज एंड थर्ड है वैलिडिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है दोस्तों, इन 3 स्टेज पे डेवलपमेंट टाइप्स एंड ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स का निर्भर किया गया है। तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, वी कैन ऑब्जर्व द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि हम जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, यानी हम चारों तरफ जो देख सकते हैं उसके हिसाब से ऑब्जर्व करके हम देख सकते हैं। यानी कि पहला है जो हमारा स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वी कैन ऑब्जर्व द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, यानी कि जो सूर्य के चारों ग्रहों की गति, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी कि कह सकते हो दोस्तों कि जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हुई या घूमता हुआ चंद्रमा, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द फिजिकल बॉडीज, यानी कि फिजिकल बॉडी के जो हमारे पास भौतिकी जो पिंड होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन, अर्थक्वेक्स जो हमारे पास भूकंप वगैरह होते हैं, टाइड्स, ज्वार, etc, ये सारे के सारे स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन हम अपने आंखों से देख सकते हैं। पोस्टुलेशन ऑफ लॉज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पोस्टुलेशन ऑफ लॉ या नियमों की अवधारणा। ठीक है, वी सीक द लॉज विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर फिजिकल वर्ल्ड फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन। तो ये किस प्रकार से, देखो दोस्तों एक बार कि हम अपने अवलोकन से क्या कह रहा है दोस्तों, वी सीक द लॉज विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर फिजिकल वर्ल्ड फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, यानी कि दोस्तों कह सकते हो हम हमारे अवलोकन से उन अवधारणाओं की तलाश करते हैं। सीख यानी तलाश करना, ठीक है, तलाश करते हैं दोस्तों जो हमारे भौतिक संसार में वस्तु के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। भौतिक संसार में, फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारे पास जो वस्तुएं होती है, ऑब्जेक्ट्स रहता है दोस्तों, उनको क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे, इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इनके एग्जाम्पल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स के जो गति के नियम है दोस्तों वो, एंड न्यूटोनियन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो ग्रेविटेशंस लॉ है, इस प्रकार से। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों, तीसरा जो स्टेज है, वैलिडिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ लॉज। वैलिडिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ लॉज, द रिजल्ट ड्राइव्ड आउट ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी, यानी कि जो मैथमेटिकल थ्योरी के द्वारा जो रिजल्ट को व्युत्पन्न किया जाता है, डेवलप्ड आउट ऑफ द पोस्टुलेशन ऑफ लॉ, यानी कि जो नियमों की अवधारणा के हिसाब से, अभिधारणाओं के हिसाब से दोस्तों, कि आर कंपेयर्ड एक्सपेरिमेंटली विद ऑब्जर्वेशन मोड, यानी कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है एक, और एक एक्सपेरिमेंटेबल पोर्शन होता है, उनके बीच कंपैरिजन मोड। एंड व्हेन द रिजल्ट ऑफ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि आइडेंटिकल थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट रहता है दोस्तों वो आइडेंटिकल रहे, द थ्योरी कैन बी यूज्ड टू बिल्ड डैम्स, यानी कि अगर यहाँ पे आइडेंटिकल रिजल्ट आता है तो उन थ्योरी से, तो द थ्योरी कैन बी यूज टू बिल्ड डैम्स, ब्रिज, टू लॉन्च अपोलो टू मून, etc, यानी कि यहाँ पे अगर थ्योरेटिकल पोर्शन या एक्सपेरिमेंटल पोर्शन अगर रिजल्ट आइडेंटिकल रहे तो हम यहाँ पे ये सारे के सारे डैम को बना सकते हैं, ब्रिज को बना सकते हैं, और या फिर मैं कह सकता हूँ अपोलो जैसे यान है वो भी मून पे लॉन्च कर सकते हैं। बट when the result of theory and experiment are not identical, then new laws are postulated and new theories are developed, then यहाँ पे नया जो पोस्टुलेट, नई अभिधारणाओं को डेवलप किया जाता है, नई थ्योरी को डेवलप किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों टाइप ऑफ मैकेनिक्स, एंड इसमें किस किस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं। इसी में अगली बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन। ठीक है, यानी कि जो मैकेनिक्स हैं वो फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच हैं। ठीक है, जिसका आविष्कार या जो रिसर्च या डेवलपमेंट या फिर कह सकते कुछ भी दोस्तों रिसर्च वगैरह जो भी है। ठीक है, कि दो वैज्ञानिक थे यहाँ पे, अरिस्टोटल एंड आर्किमिडीज। टाइम कब था इनका, 384 से 202 BC, यानी ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा टाइम है, जब यहाँ पे
लगभग चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो उस टाइम ये दो वैज्ञानिक हुए थे, इन्हीं की बदौलत आज मैकेनिक्स इतना डेवलप कर पाई है। ठीक है, इन दो की वजह से। ठीक है, जिससे कि आज की जो ज़िंदगी है, मॉडर्न ज़िंदगी है जिसको हम जी रहे हैं दोस्तों, अगर ये दो नहीं होते तो ये क्लास नहीं हो पाती, हम इनके बारे में पढ़ नहीं पाते, फिजिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, तो ये दो ही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यहाँ पे मैकेनिक्स की सबसे पहले नींव रखी थी, और इनके बारे में ये आप लोगों ने इनके पहले भी पढ़ा है, लगभग 9th 10th 11th 12th में इनके बारे में पढ़ा ही है दोस्तों। लेड द फाउंडेशन, ठीक है, यानी इन दो महापुरुषों ने मैकेनिक्स की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने हिंदी में लिख दिया, दो महापुरुष। ठीक है, इन दो महापुरुषों ने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टाइप ऑफ मैकेनिक्स कितने टाइप्स का होता है दोस्तों। जनरली हम बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत जो जिन जिन वैज्ञानिक्स का, प्रोफेसर्स का या जो भी साइंटिस्ट हुए हैं दोस्तों, इनका जो योगदान रहा वो ये हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से गैलीलियो हुआ, केपलर हुआ, न्यूटन्स etc। इसके अलावा भी बहुत सारे थे दोस्तों, लेकिन मेनली तो यही है। ठीक है, मैन हीरो या फिर कह सकते हैं दोस्तों जिन्होंने प्रमुखता से इन जो क्लासिकल मैकेनिक्स को डिफाइन किया था वो ये दो हैं, ये दो तीन हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स में प्लांक, हाइसेनबर्ग, आइंस्टाइन, श्रोडिंगर, बोहर, रदरफोर्ड etc। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना है 9th 10th 11th 12th 11th। ठीक है, जो भी तुम लोगों की क्लासेस फर्स्ट सेकेंड में सुना ही है, फाइनल जो भी बीएससी इंजीनियरिंग वालों की। ठीक है, तो जिसमें प्लांक का नियम है, हाइसेनबर्ग का नियम, आइंस्टाइन, श्रोडिंगर, बोहर, रदरफोर्ड। ठीक है, इन सब के बारे में हमने एक्सपेरिमेंट में किया है, इन लैब में भी किया है और क्लास में भी इनका एक्सपेरिमेंट हमने किया। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम और क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इट मीन्स हम जिसको आंखों से देख सकते हैं, यानी कि जो बड़ी चीज़ें होती है। ठीक है, यानी कि एक माइक्रोस्कोपिक जिसको हम बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, और यहाँ पे मैक्रोस्कोप जिसको हम अभी मैंने बताया था जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्क्राइब नेचर एट द स्मॉलेस्ट स्केल ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूलर वगैरह, एटम सब एटॉमिक्स, इन सब के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स में अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो हमारी जो मैकेनिक्स की या क्लासिकल मैकेनिक्स की या फिर मैं कह सकता हूँ फिजिक्स की मूलभूत जो हमारे पास इक्वेशन है दोस्तों, इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं यहाँ पे कि F = ma। ठीक है, कह सकता हूँ दोस्तों ये। ठीक है, इसके ऊपर ये तीर लगे हुए हैं, इट मीन्स यहाँ पे वेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है। इन सब के बारे में वैसे मैं डिटेल से बताऊंगा दोस्तों आगे आने वाली क्लासों में, लेकिन अभी थोड़ा ऊपर वाला चीज़ें जो हमारे पास जो माहौल है, पहले भी बताया था दोस्तों मैं कि माहौल है कि हम किस प्रकार से स्टैटिक्स को पढ़ेंगे, हमारी जो पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, इन सब के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज तो जैसे मैंने पहले ही पोर्शन डाल दिया, पूरा थ्योरेटिकली पोर्शन डाल दिया और पूरा ये बता दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से हर चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज़ को जीरो लेवल से अपर लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ F = ma। इसी प्रकार यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे पास मेन इक्वेशंस रहती है दोस्तों, जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये है क्या, इसके बारे में अभी हमें टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन आगे आने वाली क्लास में इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बाद में यहाँ पे देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आता है, एनालिटिकल मैकेनिक्स आता है, हैमिल्टोनियन, लाग्रांजियन, ये सारे के सारे दोस्तों ये जो हमारे पास है हैमिल्टोनियन, लाग्रांजियन हो गए, ये सारा अप्रोच है। अप्रोच का मतलब दोस्तों कि इन्होंने इन वैज्ञानिक ने भी थोड़ा बहुत अपना योगदान दिया है। ठीक है, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक है दोस्तों जिसने थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा का पूरा
जो माजरा है या फिर फिजिक्स या मैकेनिक्स वगैरह इनका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार इनका भी। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखो कि सॉलिड मैकेनिक्स हैं, फ्रैक्चर मैकेनिक्स हैं, सेलेस्टियल मैकेनिक्स हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको तो हम दोस्तों हमारे इसका पार्ट है हमारा यूपीएससी मैथमेटिक्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट में, इसका भी एक पार्ट है सेल मैकेनिक्स। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में मैं बता देता हूँ क्वांटम स्टैटिकल मैकेनिक्स, पार्टिकल फिजिक्स एंड फिर मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या रह रहा है दोस्तों उसको हम अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि इन 1905 AD Einstein placed limitation on Newton's law of motion in his theory of relativity and thus set the stage for development of relativistic mechanics एंड क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों, जो न्यूटन्स द्वारा जो लॉज दिए गए उन पे लिमिटेशंस रखी गई, और इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑफ मोशन इन हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड दस सेट द स्टेज, यानी रिलेटिव थ्योरी पे क्या लिमिटेशंस रखी एंड सेट द स्टेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि दोस्तों कह रहा है रियलिस्टिक मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अलग से एक स्टेज रखा, वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पे न्यूटोनियंस मैकेनिक्स किस प्रकार से रहता है, देखो दोस्तों यहाँ पे कि दिस इज द बेस्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ मोशन डायरेक्टली। ठीक है, क्या कह रहा है, दिस इज द बेस्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड एनालिटिक मैकेनिक्स। यानी इसको क्लासिकल मैकेनिक्स और एनालिटिक मैकेनिक्स के हिसाब से भी जाना जाता है, जो अभी मैंने पहले बताया था। ठीक है दोस्तों, हिस्टोरिकली मैकेनिक्स वाज द अर्लीस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट वाज लेफ्ट टू गैलीलियो, जिसका टाइमलाइन था दोस्तों 1564 टू 1652 एंड न्यूटन 1642 टू 1727 टू फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ मैकेनिक्स, जिसने लॉ जो मैकेनिक्स के जो लॉ है उनको फॉर्मुलेट किया एंड द प्लेस मैकेनिक्स एज द एग्जैक्ट साइंस, और मैकेनिक्स को एग्जैक्ट साइंस के रूप में प्लेस किया एंड फिर बाद में कह रहा हूँ दोस्तों ऑन द साउंड फुटिंग, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने किया। ठीक है, न्यूटन्स वाज फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी कि जो न्यूटन्स है वही पहला आदमी था दोस्तों जो फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आफ्टरवर्ड्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड ऑन मैकेनिक्स बाय अर्लियर डीअलेम्बर्ट्स हो गया, और फिर बाद में लाग्रांज हो गया एंड लाप्लास, कॉलियस, ऑल दिस हाउएवर वर विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी इन सब वैज्ञानिक्स ने भी यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। ठीक है दोस्तों, कि किस प्रकार से यहाँ पे न्यूटन्स लॉ, यानी यह कह रहा है दोस्तों कि फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन किसने किया था, ये न्यूटन ने। फिर बाद में कह रहा है आफ्टरवर्ड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वर मेड ऑन द मैकेनिक्स बाय अर्लियर डीअलेम्बर्ट्स, लाग्रांजेज एंड लाप्लास, कॉलियस, ऑल दिस हाउएवर विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द प्रिडिक्शन मेड बाय, यानी इनके द्वारा परिकल्पना की गई या भविष्यवाणी की गई कि मैकेनिक्स एज डेवलप्ड सो फार, यानी इतना दूर तक इसका डेवलप हो जाएगा कि कंपेयर्ड वेल विद ऑब्जर्वेशन, इनको हम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। फिर बाद में मैं बता रहा हूँ दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स डू नॉट गिव the result and exact result when the physical bodies are the molecular size or even smaller, यानी कि यहाँ पे क्या है न्यूटन्स के जो लॉ है वो एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं दे रहे थे दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे मॉलिकुलर साइज का पार्टिकल हो या इससे भी छोटा हो दोस्तों, देन इन सच केसेस क्वांटम मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल, तब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का उद्भव हुआ एंड विच वाज डेवलप्ड परमानेंटली अमंग अदर्स बाय P.A.M. डीरेक। ठीक है, यानी फिर बात प्रमुखता से
PM जो साइंटिस्ट था दोस्तों, ये भी एक प्रोफेसर साइंटिस्ट है जो जिन्होंने यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स को प्रमुखता से डेवलप करवाया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये है। फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स था, एंड फिर बाद में इनका कंपैरिजन करेंगे न्यूटन्स लॉ के साथ, एंड देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखो एक बार इसको। नेक्स्ट बात करा दोस्तों यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होता है यहाँ पे। इट वाज डिस्कवर्ड दैट वेयर हाई स्पीड और लार्ज डिस्टेंस आर इन्वॉल्व देयर, यानी यहाँ पे खोज की गई या पता चला दोस्तों कि किसी भी पिंड की हाई स्पीड है नियर द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की लाइट के बराबर, और लाइट की स्पीड क्या होती है 3 मल्टीपल बाई 10 इज पावर 10। नेक्स्ट बात करा दोस्तों यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होता है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट वेयर हाई स्पीड नियर द स्पीड ऑफ लाइट एंड और लार्ज डिस्टेंस आर इन्वॉल्व देयर आर लाइट। ठीक है, यानी इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे ये पता चला, यहाँ पे इसकी खोज की गई कि दैट किसी भी पिंड की हाई स्पीड हो नियर द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीपल बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और लार्ज डिस्टेंस आर इन्वॉल्व, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो दोस्तों लार्ज डिस्टेंस इन्वॉल्व रहे, एंड अ लाइट डिस्क्रिपेंसी एज बिटवीन प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब कि यहाँ पे एक विसंगति थी, क्योंकि भविष्यवाणी और अवलोकन के बीच यहाँ पे क्या कह रहा है, द मिस्ट्री रिमाइंड अनसॉल्व्ड टिल, यानी कि जो भविष्यवाणी और ऑब्जर्वेशन यानी परिकल्पना और ऑब्जर्वेशन के बीच एक मिस्ट्री थी जो रिमाइंड यानी रही अनसॉल्व्ड टिल, जब तक आइंस्टीन ने नहीं बताया आउट इन 1905 AD, यानी कि इस टाइम दैट की न्यूटन्स लॉज हैड टू अप्लाइड विथ सम मॉडिफिकेशन इन दिस केस, यानी यहाँ पे जो न्यूटन्स के जो लॉ है उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर बाद में उसको अप्लाई करें, दैट यहाँ पे ही फॉर्मुलेटेड न्यू सिस्टम ऑफ मैकेनिक्स नाउन एज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ स्पेशल इफेक्ट रिलेटिविस्टिक वीएस न्यूटोनियंस लॉ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी अप्रोच दिस स्पीड ऑफ लाइट, यानी यहाँ पे अगर नॉर्मल न्यूटोनियन के नियम के हिसाब से अगर मैं नॉर्मल वेलोसिटी होती है दोस्तों, वो तो नॉर्मल जैसे हम हालते फिरते या फिर मैं चलते धीरे से या फिर हमारा जो भी काम होता है दोस्तों। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट किस प्रकार से रहती है दोस्तों, इस प्रकार से रहती है कि यदि F इज ma, और यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों गामा, और गामा क्या होता है यहाँ पे लॉरेंट्ज फैक्टर, जो अगर 1 के इक्वल रहे लगभग तो यहाँ पे स्पीड नॉर्मल रहेगी जैसे कि हम चलते हैं, या फिर न्यूटोनियन लॉ को अनुपालित करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जो इसका गामा का जो वैल्यू रहेगा 1 इज ग्रेटर देन रहेगा, या अदर कोई भी वैल्यू रही, तो यहाँ पे फॉर हाई स्पीड जस्ट लाइक ए नियर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास रहता है। अब ये चीज़ होती क्या दोस्तों, ये चीज़ एक परिकल्पना है जिसको अभी रिसर्च चल रहा है, डिस्कवरी हो रही है, यानी ये चीज़ ये काल्पनिक चीज़ है, जैसे कि अभी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर एक साथ आ गए हो, या फिर जो भूतकाल हो गया, या फिर ऐसी ऐसी बातें होती है इसमें, जिसका जैसे मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, या फिर जैसे इनके बारे में ये बताता है। ठीक है, जो अभी इसका स्टडी पूरा हुआ नहीं है, इसका अभी तक इसका कंप्लीट हुआ नहीं है दोस्तों, तो जब इसका हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि भूते वाली चीज़ें क्या होती है, जन्म के पहले या जन्म के बाद क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में पता नहीं जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आइंस्टीन ने इसको मॉडिफाई करवा के न्यूटन्स के द्वारा, और यहाँ पे इसका एक नया नाम दिया जिसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि अमेजिंग फैक्ट्स, और अमेजिंग फैक्ट्स में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मोशन इज एवरीवेयर अराउंड अस, यानी मोशन गति किसी भी हम यहाँ पे न्यूटोनियन मोशन के बारे में ही बात करेंगे दोस्तों, रिलेटिविस्टिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये अभी जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है इट्स इमेजिनरी है, अभी इमेजिनरी पार्ट है, अभी इसमें स्टडी चल रही है दोस्तों, रिसर्च चल रहा है।
ठीक है। दैट यहाँ पे हम अमेजिंग फैक्ट्स में मोशन इज एवरीवेयर यानी गति, यानी कि कोई भी पार्टिकल्स हवा में घूम ही रहा है, हम चल ही रहे हैं, जैसे भी कोई भी व्हीकल हो गया, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कोरोना भी तो चल ही रहा है, तो कह सकता हूँ दोस्तों मुंह पे मास्क लगाए रखें और सबको वैक्सीनेट होना है, सबको वैक्सीन लगानी है दोस्तों, ठीक है, नहीं तो कोरोना के साथ साथ आप भी मुंह हो जाओगे। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मोशन इज एवरीवेयर अराउंड अस एंड हैज एक्साइटेड पीपल फॉर सेंचुरीज, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं इसके कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। पुश ए बॉल, यहाँ पे मैं एक बॉल है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। दैट यहाँ से मैं अगर पुश करता हूँ इस बॉल को तो कुछ देर बाद में क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाए, स्टॉप आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। दैट यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे ड्रॉप ए बॉल, दैट यहाँ पे स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज टिल हिट्स ग्राउंड। दैट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉल है, इसको मैं टिल करूँगा या इस हिट करूँगा दोस्तों, तो ये कब तक इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, जब तक ये ग्राउंड नीचे ग्राउंड देगा इसका स्पीड नहीं बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी v1 है तो यहाँ पे v2 रहेगी, यहाँ पे v3 रहेगी, यहाँ पे टाइम t1 या t2 और t3, ठीक है, और हिट कर जाएगी, वेलोसिटी क्या रहेगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो टाइम बढ़ता जाएगा t1 t2 एंड t3, दैट यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या बढ़ती जाएगी, नीचे बढ़ती जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, और जैसे ही ग्राउंड पे हिट करेगी दोस्तों और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किक का बॉल और किक एक बॉल, यहाँ पे जैसे ही बॉल को किक किया तो वो क्या जाएगी दोस्तों, ऊपर हाई जाएगी, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ वापस ज़मीन पे आके गिरेगी। बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कभी ऐसा हो गया कि बॉल को किक मारा और वापस आई नहीं, ठीक है। इस मूवी में आपने देखा होगा दोस्तों कि बॉल को मारते हैं और ऊपर चली जाती है, वापस आती नहीं। लेकिन हम किस में पढ़ रहे दोस्तों, न्यूटोनियन लॉ या न्यूटन्स के लॉ में पढ़ रहे हैं। दैट यहाँ पे बॉल तो वापस गिरेगी, अगर वापस नहीं आती तो हम रियलिस्टिक मैकेनिक्स की बात करेंगे, जो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि रियलिस्टिक्स मैकेनिक्स है, ये हमारे सिलेबस में नहीं, यूपीएससी के मैथमेटिक्स के सिलेबस में ये नहीं है, तो न्यूटोनियंस लॉ को ही हमें पढ़ना है। फिर बाद मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यानी कि जो मून है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या घूम रहा है, चंद्रमा घूमता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये अमेजिंग फैक्ट्स एंड रियलिस्टिक मैकेनिक्स के बारे में बताया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, तो देखो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट, और यहाँ पे क्या क्या, देयर आर ओनली हैंडफुल ऑफ लॉज एंड इक्वेशन विच आर गोइंग द एंटायर प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स एंड नेचर। कहना का मतलब ये है दोस्तों कि केवल कुछ ही नियम और समीकरण हैं जो ब्रह्मांड और प्रकृति के पूरे सिद्धांत को नियंत्रित कर रहे हैं या गवर्निंग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ पे जो न्यूटोनियन के नियम है, इसमें जो मेन हीरो है वो कौन है, न्यूटन से। क्या है दोस्तों, न्यूटन से। इसने किसके बारे में बताया था कि जो प्रकृति और ब्रह्मांड है उनके बारे में संबंध रिलेट किया था, ठीक है, यानी कि उनको एकदम जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। ब्रिलियंट थॉट्स एक्सपेरिमेंट इसने किया था, उसमें इसने बताया था दोस्तों कि किस प्रकार से एक माउंटेन, मैं कह सकता हूँ दोस्तों माउंटेन एक्सपेरिमेंट कह सकता हूँ, ठीक, ब्रिलियंट थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों माउंटेन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एग्जम्पशन लिया था यहाँ पे कि एक बॉल है जहाँ पे इसको इस प्रकार से फेंकता हूँ और यहाँ पे दूसरी इस प्रकार से फेंकता हूँ, तीसरी इस प्रकार, यानी एक को मैंने 1 मीटर दूरी पे फेंका, 1 मीटर की दूरी पे फेंका, दूसरी को मैं 100 मीटर की दूरी पे फेंक रहा हूँ दोस्तों, 100 मीटर्स की दूरी पे, और तीसरी को मैं 1000 मीटर की दूरी पे फेंक रहा हूँ। दैट यहाँ पे उसने कुछ न कुछ देखा कि बॉल एकदम सीधी जा रही, यानी कि जैसे 1 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है, यानी बॉल सीधी जा रही है, बट लेकिन थोड़ा सा और दूर फेंक के देखा तो यहाँ पे बॉल कुछ न कुछ राउंड अप ले रही है, यानी अपने जगह से क्या हो रही है, नीचे तो गिरेगी, ठीक है। बॉल जब ऊपर, यानी कि ऐसा तो रियलिस्टिक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो नीचे पड़ेगी दोस्तों बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे उसने दूर फेंकता गया वो नीचे से राउंड अप लेती गई, और आखिर में देखा उसने कि एक सर्कल का निर्माण हो रहा है। जैसे कि आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ से एक बॉल को फेंकता हूँ तो आखिर में जाके ऐसे गोल गोल ही आएगी राउंड अप, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों हाइपोथेटिकल रिंग का निर्माण करेगी, हाइपोथेटिकल रिंग फॉर्म होगी, ठीक है दोस्तों,
हाइपोथेटिकल रिंग, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों न्यूटोनियन रिंग, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे कह सकते हो न्यूटन रिंग, या फिर न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, तो न्यूटन रिंग भी इसको मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर मैं किसी भी बॉल को यहाँ से मैं फेंकता हूँ थोड़ी दूर दूर, तो यहाँ पे न्यूटन यानी कि एकदम गोल शेप ले लेगी और आखिर में जाके एक जैसे कह सकता हूँ दोस्तों कि हाइपोथेटिकल रिंग का निर्माण कर लेंगे, जिसे न्यूटन रिंग कहते हैं। और आखिर में मैं इसका कह सकता हूँ दोस्तों जो पृथ्वी के चारों ओर जो मून है वो राउंड अप कर रहा है, तो वो इसी सिद्धांत पे कर रहा है, ठीक है दोस्तों। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसने यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों न्यूटन ने जो नियम दिया था वो मैंने पहले भी बताया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाज यूनिवर्सल की फोर्स प्लैनेटरी मोशन, यानी कहने का मतलब है दोस्तों जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने दिया था। और यहाँ पे मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी ब्रह्मांड में कोई भी पिंड है दोस्तों वहाँ पे सब जगह लगता है, ठीक है, कि फोर्स फॉर प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, किसी भी ग्रह पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैंने यहाँ पे क्या लॉज दैट ग्राउंड द लॉज सम दैट अप्लाइड टू प्लैनेट्स एंड स्टार, यानी कि जो यहाँ पे जो लॉज लग रहे हैं दोस्तों न्यूटन्स लॉ, वो कहीं पर भी प्लैनेट्स या स्टार कहीं पर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दिस थॉट एक्सपेरिमेंट यूनाइटेड अर्थ एंड यहाँ पे कह सकते हो मैकेनिक्स, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से एक मिनट, यहाँ मैकेनिक्स नहीं है दोस्तों, हेवंस, ठीक है दोस्तों, यानी कि हेवंस, ठीक है, यानी कि अर्थ और हेवंस को एक दूसरे के साथ क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है, यूनाइटेड करता है। इस प्रकार से ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे अगला जो पॉइंट है उसके बारे में, तो इसका भी एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इन्वायरमेंट, और क्या लिखा है, मोशन ऑफ गिवन पार्टिकल डिटरमाइंड बाय नेचर एंड अरेंजमेंट ऑफ अदर बॉडीज दैट फॉर्म्स इट इन्वायरमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों कि दिए गए कण की प्रकृति, दिए गए कण जो भी कोई बॉडीज दे रखा है, पार्टिकल दे रखा है, उसका जो प्रकृति है दोस्तों, नेचर है, दिए गए कण की प्रकृति द्वारा निर्धारित होते, दिए गए कण की गति, यानी कि आप मोशन देगा दोस्तों, दिए गए कण की जो गति है वो प्रकृति पर निर्भर करती हैं, प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं, डिटरमाइंड बाय द नेचर एंड अरेंजमेंट, अन्य पिंड की व्यवस्था जो वातावरण करती है, यानी यहाँ पे लिखा है अरेंजमेंट ऑफ अदर बॉडीज दैट फॉर्म्स इट इन्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये कह रहा है, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ देखो दोस्तों कि सिस्टम, पार्टिकल एंड इन्वायरमेंट, जैसे कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में देखते दोस्तों कि कोई भी अगर यहाँ पे मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, कोई भी अगर पार्टिकल दे रखा दोस्तों, कोई भी किसी भी प्रकार का सिस्टम दे रखा है, अर्थ दे रखा है, या फिर कोई भी सिस्टम जिसका हम स्टडी करते हैं दोस्तों, इसके चारों तरफ के जो भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम सराउंडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, सराउंडिंग। और इसके चारों तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सिस्टम या बॉडी दे रहेगा जिसका हम स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों, या फिर उसका सराउंडिंग किस प्रकार से फाइंड करें, तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे एक बॉल है, क्या दोस्तों, बॉल। अब बॉल यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये किसके, जैसे मैं इसको ऊपर से नीचे गिराऊंगा तो किसकी तरफ अट्रैक्शन होगा दोस्तों, ये पृथ्वी की तरफ होगा, दैट पार्टिकल तो हो गया हमारे पास बॉल। और यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो ग्राउंड दे रखा दोस्तों या अर्थ दे रखा, वो इसका क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें जो क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों, तो किसी भी पार्टिकल का जो इन्वायरमेंट है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दे रखा अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ क्या घूम रहा दोस्तों, मून, दैट यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों कि अर्थ क्या है, इन्वायरमेंट है, पार्टिकल क्या है दोस्तों, यहाँ पे मून है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये दे रखा है हमारे पास ब्लॉक, और ब्लॉक किससे बंधा हुआ है, स्प्रिंग से, दैट यहाँ पे ब्लॉक को जब मैं पुल या पुश करूँगा तो यहाँ पे ब्लॉक दो चीज़ों के आसपास घूमेगा। एक तो होगा यहाँ पे ये सरफेस दे रखा दोस्तों, रफ सरफेस इसके, यानी एक तो इसका ये इन्वायरमेंट होगा, दूसरा कौन सा होगा, ये जो स्प्रिंग है वो भी इसका क्या होगा दोस्तों, इन्वायरमेंट होगा। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन दे रखा, जो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे चार्ज सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट यहाँ पे जो पार्टिकल रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जो इन्वायरमेंट रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, चार्ज सरफेस रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि द बिग क्वेश्चन, सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि सेंट्रल क्वेश्चन इन मैकेनिक्स क्या रहता है दोस्तों कि गिवन अ पार्टिकल हुज
कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक दे रखा हमें आर नाउन, जिसको हम जानते हैं यहाँ पे मास चार्ज जो भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यानी कोई भी एक पार्टिकल है जिसका करेक्टर हम जानते हैं, जिसका यानी कि मास है, चार्ज है वो, ठीक है। प्लेस दिस पार्टिकल्स विद नाउ वेलोसिटी इन एन इन्वायरमेंट ऑफ विच वी हैव कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो इस पार्टिकल को हमें इस पार्टिकल का हम वेलोसिटी जान रहे हैं इन एन इन्वायरमेंट ऑफ विच वी हैव कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी जानते हैं। तो यहाँ पे आखिर क्वेश्चन क्या है, कहना क्या चाहते हो कि व्हाट इज द सबक्यूसेंट मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी इसका जो सबक्यूसेंट मोशन क्या रहेगा और पार्टिकल का व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 5 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड, यानी कि जब इसको मैं वेलोसिटी जानता हूँ इसकी, तो इसको 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर 5 सेकेंड एंड टाइम टू रीच नेक्स्ट पोजीशन एंड सो ऑन। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, जिसको हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन के यहाँ पे इसके जो लॉज है उसको हम यूज करेंगे, और यहाँ पे इनके 3 लॉ है दोस्तों, 3 लॉज, मोशन एंड ग्रेविटेशन लॉ को भी यूज करेंगे। अप्रोच ऑफ सॉल्यूशन टू बी क्वेश्चन, और अप्रोच किस प्रकार से लेंगे दोस्तों इसकी सोल्व करने के लिए, कैसे किस प्रकार से इनको कैलकुलेट करें, इनकी पोजीशंस क्या रहेगी, या टाइमिंग एंड ऑफ द क्यूरी, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे इनके क्या क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा अप्रोच ऑफ द सॉल्यूशन टू द बिग क्वेश्चन, और अप्रोच यहाँ पे लेना हमें, तो इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अप्रोच फॉर सॉल्यूशन टू द बिग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे जो बिग क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन है उसकी अप्रोच क्या क्या होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच करा, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक लॉ ऑफ मोशन, यानी सबसे पहले जो भी हमारे पास बॉडीज वगैरह दे रखी है, पार्टिकल दे रखा, उसका सबसे पहले डिफाइन करो उसके कंसेप्ट को एंड कैरेक्टरिस्टिक लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एंड फिर बाद में मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे जो न्यूटन्स के 3 लॉ हैं वो वेलोसिटी डज नॉट चेंज, यदि f इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 द फर्स्ट लॉ, एंड f इज नॉट इक्वल टू 0 देन वेलोसिटी चेंज, f इज इक्वल टू m है सेकंड लॉ, एंड फोर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंट्रैक्शन थर्ड लॉ, ठीक है दोस्तों। एंड अप्रोच नंबर सेकंड में लगा रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड वेज ऑफ कैलकुलेटिंग फोर्सेज एक्टिंग ऑन पार्टिकल फॉर्म, यानी इसके लिए हमें यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स, यानी कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे लेकर प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स क्या रहता है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले तो इनको जो पार्टिकल है उसको क्या करना होता है दोस्तों, सेपरेट करना होता है। क्या होता है यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं सेपरेट कर सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ आइडेंटिटी नेक्स्ट कह सकता हूँ दोस्तों इसकी आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज, और इसकी प्रॉपर्टीज, अदरवाइज जो भी प्रॉपर्टीज है दोस्तों उसको मैं डिफाइंड करूंगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे फोर्स ऑफ या फिर इट्स इन्वायरमेंट, यानी इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एंड इट्स इन्वायरमेंट जो क्या रहेगा दोस्तों, फोर्स लॉज रहेगा। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों आगे कि लॉज ऑफ फोर्स, लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्सेज लॉ, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, लॉज ऑफ मैकेनिक्स बनता है, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया दोस्तों, नाउन एंड अननाउन। यहाँ पे नाउन मास है, इन्वायरमेंट फोर्सेज है, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी है। दैन यहाँ पे अननाउन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मोशन हो, एफ इज इक्वल टू डेल यू और वी इज इक्वल टू यू प्लस डेल यू एंड डी इज इक्वल टू वी इज मल्टीपल बाई टी। इन सबको मैं आगे आने वाले क्लास में अच्छे से बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आज के सेशन में इतना ही रखते दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ देखें में शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।